हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अपना वर्कआउट खत्म करके बस आज एक नए टॉपिक के संग आ रहा हूँ और वो है एजुकेशन लोन। तो फिर आपको अगर एजुकेशन लोन चाहिए तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मेरे लगता है आप एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो एजुकेशन लोन मतलब इतना क्लियरली मैं बता दूंगा, आप पूरा प्रोसीजर भी समझ जाएंगे। एजुकेशन लोन होता क्या है, कैसे इसका मोनेटरी पीरियड मिलता है, कैसे रिपेमेंट होता है और कितना जल्दी हम लोग अप्लाई करके ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट आप समझ जाओगे एजुकेशन लोन वीडियो के ऊपर, कैसे आपके बैंक अकाउंट में लोन आता है, बैंक से फिर आपको कॉलेज में कैसे पैसा जाता है। मैं पूरा कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और आपने इस वीडियो कंप्लीट देखा तो आपको पूरा ईच एंड एवरी नॉलेज हो जाएगा एजुकेशन लोन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एजुकेशन लोन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो, जैसे कि हर एक बैंक आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है और उसका एक ही तरीका है और वो है विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा रजिस्टर करके और वो बैंक एक्सेप्ट करेगा। और एजुकेशन लोन का भी कुछ कुछ क्राइटेरिया आता है। जैसे कि आप 4 लाख तक अगर लोन ले रहे हैं तो फिर आपको जीरो सिक्योरिटी एंड विथ पेरेंट्स बोरोवर, कि आप पेरेंट्स बोरोवर मतलब आप अगर डिफॉल्ट हो जाएंगे पैसे देने में तो आप वो बटन लोन का पेरेंट्स के ऊपर जाएगा। अगर आप 4.5 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं टू 7.5 लाख तक, तो फिर आपको पेरेंट्स बोरोवर तो रहेंगे रहेंगे उसके साथ थर्ड पार्टी सिक्योरिटी भी चाहिए। कोई थर्ड पार्टी भी आके आप पे गारंटर एज ए रहेगा। अगर आप मोर देन 7.5 लाख से ले रहे हैं तो फिर आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। और एक चीज दोस्तों, वो होता है मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम पीरियड क्या होता है ना, आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ ए कोर्स प्लस 1 ईयर, ये होता है आपका मोराटोरियम पीरियड। और मोराटोरियम पीरियड में आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है पर आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ना प्रिंसिपल अमाउंट का ना इंटरेस्ट का। आप इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपका आता है PSIS सब्सिडी। ये एक तरह का सब्सिडी मिलता है अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो। ये HRD डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर से। इसके अंदर आपको जो भी मोनाटोरियम पीरियड के अंदर इंटरेस्ट चार्ज हुआ रहेगा वो आपको सब्सिडी के तौर में मिलता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है अपने बैंक में। कभी कभी बैंक बिहाफ में आपको अप्लाई कर देता है और वो सब्सिडी क्लेम होता है। कभी कभी कितने बच्चों को नॉलेज नहीं होने के कारण वो अपना सब्सिडी नहीं ले पाते हैं, पर उनके बिहाफ में बैंक उनके बिहाफ में बैंक उन सब्सिडी अवेल करता है, पर परफेक्ट बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो नॉलेज की कमी के कारणों से बहुत बच्चों को नहीं मिला है। मेरे दोस्तों को कितनों को सब्सिडी नहीं मिला है, कितनों को मिला है। तो अब बताता हूँ इन मेरे केस में क्या हुआ, मैंने कैसे लोन अप्लाई किया। तो फिर मेरा प्रोसीजर ये था। तो दोस्तों, इन माय केस मैंने किस तरह एजुकेशन लोन अप्लाई किया और उसे पाया। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो सबसे पहले आप एक कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो मैंने एडमिशन किया था सीवी रमन में। और एडमिशन करने पे मेरे को 14,000 का काउंसलिंग फ़ी पे करना पड़ा था। तो मैंने वो 14,000 काउंसलिंग फ़ी पे किया और उसके बाद जाके मैंने बोनाफाइड सर्टिफिकेट अप्लाई किया। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपने में क्या होता है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये होता है उसमें आपका पूरा कॉलेज का ड्यूरेशन, कोर्स फी और हॉस्टल फी जो भी चार्जेस रहता है उसमें पूरा अच्छे से एक फॉर्मेट में लिखा रहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका स्टूडेंट आईडी एंड सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको बैंक में दे के लोन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने घर के जितने भी आसपास नियरेस्ट ब्रांच थे सब पे विजिट किया। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर एक बैंक में विजिट करके देखना है कि उनका क्या अप्रोच है। जस्ट लाइक जैसे मैंने इंडियन बैंक में गया था तो उन्होंने बोला था कि हम आपको 80% आपको देंगे लोन और 20% आपको खुद बियर करना पड़ेगा। सेम मैंने SBI बैंक में गया था तो फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम 75% लोन देंगे और 25% आपको बियर करना पड़ेगा। फिर मैं कैनर बैंक गया था, वहाँ पे उन्होंने बोला था लगभग 90% वो देंगे, 10% मेरे को बियर करना पड़े। ये बैंक टू बैंक वैरी करता है। एट लास्ट मैंने पंजाब नेशनल बैंक में गया और वहाँ पे बात किया तो उन्होंने बोला कि हम 100% देंगे आपको और आपको कुछ बियर नहीं करना पड़ेगा जो भी रहेगा। तो फिर मैंने सबसे पहला, आप अगर बैंक विजिट करें जस्ट टू बी ए जेंटल, एक एज ए स्टूडेंट बन के जाएं, वेल ड्रेस्ड रहें कि लगे देख के कि नहीं ये एक स्टूडेंट है, ये आया है अपना एजुकेशन लोन के लिए।
ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले जाओ तो फिर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता ना। तो यही रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने सब बैंक में बात किया। एट लास्ट मेरे को पंजाब नेशनल बैंक ने बोला ठीक है हम आपको लोन देंगे। देन मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट दिया पंजाब नेशनल बैंक को। तो उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट लिया और उसके बाद उन्होंने बोला आप अभी विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके रजिस्टर करके अप्लाई कीजिए हमें इस रानीगढ़ ब्रांच पे। तो मैंने उनके ब्रांच पे अप्लाई किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके सारा प्रोसीजर किया। मैंने बोनाफाइड और सारा डॉक्यूमेंट जो चाहिए था वो दे दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला आपको एक मिनिमम बैलेंस ऑफ अकाउंट यहाँ पे खोलना पड़ेगा। तो फिर ठीक है मैंने एक मिनिमम बैलेंस ऑफ अकाउंट खोला। और उसके बाद जाके उन्होंने जो मैंने लोन अप्लाई किया था शायद तक 5 दिन में मेरा लोन सैंक्शन हो गया। तो फिर जब लोन सैंक्शन हो जाता है तो आपके नाम पे एक लोन अकाउंट बनता है और उसके अंदर आपका सारा पैसा आके रहता है। तो मेरा लोन अमाउंट जितना था मेरा 4 लाख रुपीज़ लोन अमाउंट था। मेरा पर सेमिस्टर 80,000 रुपीज़ था। तो फोर्थ सेमिस्टर 6,20,000 था और मैंने हॉस्टल फी 90,000 मैंने ऐड किया था। तो लगभग मेरा 4,10,000 का लोन अप्रूव हुआ था। और अप्रूव होने के बाद बैंक वालों ने मेरा एक लाइफ इंश्योरेंस किया। वहाँ पे मेरा 10,000 कटा। उन्होंने बोला अगर तुम्हें पढ़ाई का टेंशन की वजह से मैंने सुसाइड कर लिया तो पैसा कौन देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बस बता रहा हूँ। तो फिर एक लोन मतलब उनको भी एक सिक्योरिटी चाहिए ना, पैसा दे रहे हो विदाउट जीरो सिक्योरिटी में। तो फिर उनको भी एश्योरेंस चाहिए कि कुछ भी हो इन केस उनका पैसा ना डूबे। तो उन्होंने ये लिया। और एज ए गारंटर पे मेरे मम्मी पापा भी पेरेंट बोरोवर बने। उसके बाद जाके मेरा एक 10,000 का इंश्योरेंस कटा। उसका कुछ प्रोसेसिंग फी था 1,000 की 2,000 रुपीज़ वो कटा। और बाकी लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया। मतलब ना कि मेरे बैंक अकाउंट में एक लोन अकाउंट आपका खुलता है, वहाँ पे पैसा आके स्टोर रहेगा। और आप जितना पैसा विड्रॉ करेंगे सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट देना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना होता। तो सेम जैसे मैंने मेरा लोन सैंक्शन हो गया उसके जगह मैंने बोनाफाइड भी अप्लाई कर दिया था। अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने बोनाफाइड पे मेंशन था मेरा कि मेरा पर सेमिस्टर 80,000 होगा। तो वहाँ पे कॉलेज के बैंक अकाउंट का नंबर डिटेल सब कुछ था। देन तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन था। तो बैंक ने पेमेंट किया 80,000 और मेरे को एक अलॉटमेंट नंबर निकलता है वो मेरे को दिए एज एक रिसिप्ट में था वो। तो मैंने वो रिसिप्ट ले जाके अपने कॉलेज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दिया। और कॉलेज के अकाउंट डिपार्टमेंट ने वो रिसिप्ट लिया और मेरे को 80,000 रुपीज़ का रिसिप्ट दिया। तो फिर मेरे को 80,000 का वो रिसिप्ट मिला। फिर मैंने उसका एक जेरॉक्स लिया और बैंक में डिपॉजिट किया और ओरिजिनल अपने पास रखा। तो ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का फी पेमेंट हो गया था। फिर ये हमारे कॉलेज में हर सेमेस्टर की स्टार्टिंग में पैसा लेते हैं। अब दूसरों कॉलेज का बता नहीं सकता। तो फिर मेरे को मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का फी क्लियर हो गया था। उसके बाद एक बचा मैंने हॉस्टल चार्जेस भी इंक्लूडेड था उसमें। तो फिर मैंने देखा कॉलेज का हॉस्टल बहुत महंगा था तो आई थॉट कि मैं बाहर पीजी में रहूँगा। पीजी में रहने के लिए भी पैसा चाहिए था। तो फिर मैंने आके अपने बैंक मैनेजर को बोला कि सर मेरे को बाहर रहना है, पीजी में रहना है। तो उन्होंने बोला आपको पीजी में रहेगा हम तो कैश नहीं दे पाएंगे कि किसी भी हालत में, जो भी जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा और ये जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप पीजी में कहीं रह रहे हो वहाँ पे आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि इतना है आपको रेंट और ये, तो फिर शायद तक हम आपको दे सकते हैं। तो फिर मैंने अपने हॉस्टल के पास एक पीजी के रेंट में था जहाँ पे उनके ओनर से मैंने एक एग्रीमेंट किया। और अकॉर्डिंग टू दैट मैंने एग्रीमेंट में लिखा था पर हेड मेरे को पर मंथ 3,000 रुपीज़ रेंट देना है। जबकि मेरे को लगभग 1,700 रुपीज़ टू 2,000 पड़ रहा था रेंट। और बाकी एक्स्ट्रा मैं लिखा था। तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट मैंने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट का ला के मैंने बैंक में दिया वो एप्लीकेशन। तो फिर उन्होंने फिर मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया 12,000। वो बोले हम हर महीने 3,000 रुपये नहीं दे सकते आपको एक साथ, हम लोग 4 महीने में देंगे। बार बार आपको बैंक आके बोलना पड़ेगा कि मेरा 3,000 मंथ का चाहिए, तो वैसा नहीं हो सकता। हम आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं 4 4 महीने में। मैंने बोला हाँ एक हर महीना मिलता तो इंटरेस्ट थोड़ा कम लगता, पर कोई नहीं। एक साथ मेरे को 12,000 रुपीज़ मिला जो कि 4 मंथ के लिए। फिर 4 मंथ के बाद मैं फिर अप्लाई करूंगा कि मेरा को फिर रेंट वेंट देना चाहिए, फिर 4 मंथ का मिलेगा। ऐसे करके मेरा हुआ। और देन जब उसके बाद जाके मैंने पीजी के लिए भी लिया है 12,000 रुपीज़। और मतलब 3,000 रुपीज़ मैंने वो बैंक से आता था और 3,000 जो भी लगता था एक्स्ट्रा चार्जेस वो मैं अपने घर से बियर कर लेता था। तो फिर हो गया मेरा हॉस्टल फी भी हो गया और मेरा इंस्टीट्यूशन फी भी
एंड देन मेरे को फिर सेकंड सेमेस्टर का भी फी पे करना था। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया तो फिर अब मेरे को निकला कि आप आपको सेकंड सेमेस्टर में मैं जब चला गया तो फिर अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखना है तो आपको सेकंड सेमेस्टर का फी देने के बाद ही आप फर्स्ट सेमेस्टर का दे सकते हैं। ये सीबी रमन का रूल है। तो फिर जो कि मैंने बोला मेरे को तो अपने पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था ही कि मैं पास हो ही जाऊंगा, तो इसीलिए मैंने बोला मेरे को अभी रिजल्ट नहीं देखना है फर्स्ट सेमेस्टर का, मैं एट द एंड देखूंगा। और मैं अगर अभी पैसा दे देता सेकंड सेमेस्टर का एट द स्टार्टिंग में तो फिर मैं जो डिसबर्स हो जाता तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट चार्ज करना हो जाता तो मेरे को देना पड़ता। इसलिए मैंने आराम से एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का जब एंड में होता है तो वो देखते हैं बच्चे का सारा ड्यू क्लियर है कि नहीं। जब मेरा एट द एंड में पहुंचा तब जाके मैंने 80,000 रुपीज पे किया। मेरे को कॉलेज से मेल आता था कि आप अपना ड्यू क्लियर करो, पर मैं इग्नोर करता था। मैं बोलता था जब तक मेरे को आगे चलील करके पैसा नहीं मांगोगे तब तक तो नहीं देने वाला। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस एज ए सोचा था कि पहले ही सिक्स मंथ बिफोर अगर मैं विड्रॉ करके कॉलेज वालों को दे दूंगा तो मेरे को 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उसको आराम से एट द एंड, जब मेरे को 5 मंथ के बाद जब मेरा मतलब सेकंड सेमेस्टर का ये निकला एडमिट कार्ड के टाइम, वो देखते हैं हर बच्चे का ड्यू क्लियर होना चाहिए तभी एडमिट कार्ड मिलेगा। तब मैं एडमिट कार्ड के डेट के ठीक 2 दिन पहले ही अपना कॉलेज गया और बोला सर मेरे को सेकंड सेमेस्टर का फी चाहिए। तो उन्होंने बोला आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि सेकंड सेमेस्टर का आपको फी चाहिए। तो मैंने एप्लीकेशन लिख के बैंक को दिया, फिर उन्होंने सेकंड सेमेस्टर का फी पे कर दिया। फिर से मैंने गया अकाउंट डिपार्टमेंट में, वो अलॉटमेंट नंबर दिखाया और मेरे को रसीद दिया गया 80,000 रुपीज़ एंड उसको फिर से मैंने कॉलेज में डिपॉजिट कर दिया, कॉलेज में बोलता हूँ बैंक में दे दिया। और इस तरह से मैंने 5 महीने का इंटरेस्ट भी बचा लिया। बस यही प्रोसीजर रहता है। थैंक यू गाइस। और एक बात दोस्तों, वो जो मैंने स्टार्टिंग में 14,000 रुपीज़ काउंसलिंग भी पे किया था ना, वो मैं सोचा था कि मेरे को बैंक से वो रिटर्न मिल जाएगा। बैंक वाले ने बोला था कि हम लोग आपका वो पैसा रीइम्बर्स कर देंगे, बट वो मेरे बोनाफाइड में मेंशन नहीं था, दैट्स व्हाई वो पैसा मेरे को रिटर्न नहीं मिला। आपको बैंक उतना ही पैसा देगा जितना आपका बोनाफाइड में लिखा रहता है, उससे 1 रुपये भी ज्यादा नहीं देगा। और सेकंड चीज, आपके हाथ में कोई पैसा नहीं आता कैश। और थर्ड चीज, आपके डायरेक्ट कॉलेज के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और जो आप विड्रॉ करेंगे सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है और एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर नहीं देना पड़ता है। जैसे मैंने 4 लाख का लोन लिया है, अगर मैंने सिर्फ 2 सेमेस्टर का ही फी पे किया है, अगर मेरा जॉब लग जाता है तो मैं खुद बियर कर पा रहा हूँ वो चीज़ को, पैसे को, तो फिर मेरे को नो नीड ऑफ टू मेरे को लेना पड़ेगा और एक्स्ट्रा लोन। मैं आराम से जो चाहिए था उसको बार नहीं लूंगा, जो नहीं चाहिए था उसको अब नहीं लूंगा और आराम से मैं उसको रीपेमेंट कर दूंगा। तो जितना विड्रॉ करेंगे आप उतना ही आपको देना होगा इंटरेस्ट। तो दोस्तों मैं तो लकी था जो कि मेरे साथ इतना सब कुछ नहीं हुआ। मेरा बैंक बहुत कोऑपरेटिव था मेरे संग, बहुत ही अच्छा था। एंड पर मेरे दोस्तों के संग बहुत बुरा हुआ। उन लोगों को लोन मिला भी नहीं। उन लोगों को क्या हुआ कि जस्ट लाइक जैसे उन्होंने बैंक से बात किया, बैंक वाला ने बोला हाँ आप अकाउंट खोलिए यहाँ पे और विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई कीजिए, हम आपका लोन कर देंगे। पर उन्होंने ऐसा किया भी और उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने अपने अकाउंट में बैंक में एक बस नया एक अकाउंट को ओपन करवा लिया और लोन नहीं हो सकता। कितने बैंक वाले ने मेरे दोस्त को बस 80% ही दिया है लोन का, फिर मतलब और 20% नहीं बोला वो आपको बियर करना पड़ेगा। तो ये वैरी करता है बैंक टू बैंक। मेरा नसीब अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा बैंक मिल गया। अब पता नहीं आपको किस तरह का। तो सबसे पहले बात यही है कि आपको हर एक बैंक में जाके अप्रोच करना सीखना होगा, बात करना सीखना होगा, जिसकी वजह से आपको आइडिया लग जाएगा कि बैंक वाले क्या देते नहीं देते। उनको भी, बैंक वालों को भी इंटरेस्ट चाहिए। वो लोग भी सोचेंगे कि किसी को हम लोग लोन दें और हमको इंटरेस्ट चाहिए, और आपको भी पैसे का भी नीड है तो आपको भी चाहिए। दोनों तरफ से नीड होता है। तो इफ in my opinion, if there is a loan that can actually you take in your life, that should be education loan, or your education loan is your responsibility.